Good evening, everyone. A very good evening to all of you, bachcho. We are live. We are back in the course on control systems. We are live on exam dost with one of the most important topics of control system, that is your Bode plot. Okay, तो बोडे प्लॉट लेके आ गए भाई. ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिससे आप ये मान के चल सकते हो ना कि अगले 4-5 लेक्चर जो हम करेंगे बोडे प्लॉट के, उसमें आप ये मान के चल सकते हो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका आने वाला है और ज्यादातर चांस है कि 2 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाएगा. तो आप ये सोचो, मैं पूरे चैप्टर की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ एक टॉपिक आपका इतना इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिलेबस के अंदर कि वहां से आप एक इंडिविजुअल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके जा सकते हो. दैट इज द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, तो आई होप कि सभी लोग एकदम एक सही माइंडसेट के साथ आए हैं, क्रैक करने के लिए आए हैं, इस टॉपिक को एकदम फोड़ देने के लिए, मचा देने के लिए आए हैं. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, एक पॉजिटिव वाइब के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ इसे शुरू करते हैं. आइए, तो यार देखो, सबसे पहले आज हमने दिन में ये देखा था, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम या सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन. करेक्ट, दिस इज द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन. यहां पे u क्या था भाई? u क्या था? u इज द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी. तो दिस इज व्हाट? दिस इज ओमेगा बाई ओमेगा. करेक्ट. अब बेटा इसका आज हमने एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाया था, याद है आप लोगों को? एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाया था इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट हमने कैसा बनाया था, आप देखिए. इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट हमने कैसा बनाया था? देखो, सबसे पहले इस टाइप से बनाया था, जब जीटा आपका कितना होता है? 0 से 1/√2. जीटा 0 होता है तो ऐसे आया था, और जब जीटा 1/√2 से बड़ा होता है तो ऐसे आया था. करेक्ट. जब जीटा 1/√2 से बड़ा होता है तो डिक्रीजिंग आया था. इस तरह से 3 कर्व हमारे आए थे. याद है भाई सभी लोग को कि भूल गए हो? इतनी जल्दी भूल ना जाना. जीटा ग्रेटर देन 1/√2, ये था रेड वाला कर्व. 0 से जीटा 1/√2 ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेना, एंड दिस इज जीटा इक्वल टू 0. तो बेटा ये क्या होता है ना, ये आपका एग्जैक्ट प्लॉट होता है. व्हाट इज दिस? दिस इज योर एग्जैक्ट प्लॉट. ठीक है, मैग्नीट्यूड का एग्जैक्ट ग्राफ ऐसा बनता है. लेकिन अब जब जिस टॉपिक के अंदर हम जा रहे हैं ना, बोडे प्लॉट के अंदर, वहां पे हम एग्जैक्ट प्लॉट में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट प्लॉट जो है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो हम इसके अप्रोक्सीमेशन पे जाना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन. क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन. एसिम्प्टोट आपने कहां देखा था? रूट लोकस में देखा था. एसिम्प्टोट क्या होता है? एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है बेटा जो कि ग्राफ को टच तो करती है, मगर कहां जाके? इंफिनिटी पे जाकर के. दैट इज सेड टू बी द एसिम्प्टोट. ऐसे ही मेरे बच्चों, ये जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है, इस पे टेंजेंट बनाए जाएंगे एट इंफिनिटी. इस पे भी एसिम्प्टोट ड्रॉ किए जाएंगे, इस पे भी ऐसी लाइंस ड्रॉ की जाएंगी जो इस ग्राफ को इंफिनिटी पे टच करें और ग्राफ को अप्रोक्सीमेट कर देंगे उसके एसिम्प्टोट से, एंड दैट इज कॉल्ड एज द अप्रोक्सीमेट प्लॉट. ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे? एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन, मैग्नीट्यूड एंड फेज आर नॉट प्लॉटेड एग्जैक्टली, but we draw asymptotes to these curves.
इन ग्राफ्स को आप एसिम्प्टोट की फॉर्म में ड्रॉ करते हो, एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं करते हो। बात क्लियर है? तो बोर्डे ने बेटा यही किया कि सिस्टम का एनालिसिस करना है तो इतनी मेहनत काय के लिए करनी है, हम एक अप्रोक्सीमेट सिस्टम डिजाइन करते हैं जहां पे ग्राफ भी इजीली बन जाए, जहां पे मुझे सही सही सिस्टम के पैरामीटर्स भी मिल जाएं, करेक्ट, और मैं वहां से इजीली एनालिसिस कर पाऊं सिस्टम के नेचर का, जैसे कि मान लो सिस्टम का जीटा क्या है, सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर क्या है, सिस्टम का टाइप क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं एनालाइज कर पाऊं एक एसिम्प्टोटिक ग्राफ से, ये एक अप्रोक्सीमेशन कह सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ से। ठीक भाई, चलिए। तो यहां पे सबसे पहली टर्म जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं बेटा? ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पॉइंट पे जाके ग्राफ पे बनने वाले एसिम्टोट का इक्वेशन या एसिम्टोट वाली लाइन बदल जाए, जिस फ्रीक्वेंसी के आगे पीछे दो अलग अलग एसिम्टोट्स आपको नजर आए, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम देखते हो तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बी द टाइम 1 बाय टाइम कांस्टेंट, एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम में इट इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अप्रोक्सीमेशन कैसे किया जाता है, तो आप लोग समझोगे। आज के 2 सेशंस के अंदर अंदर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का महत्व। अभी के लिए डेफिनेशन मात्र आप इसको समझ लीजिए, जिस फ्रीक्वेंसी से पीछे और आगे जाने पे दो अलग अलग एसिम्टोट की इक्वेशन हमको नजर आए, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट एज द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं भाई? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चमका यहां तक सबको? बताओ, यहां तक सबको अच्छे से क्लियर है? जिस फ्रीक्वेंसी के इधर और उधर दोनों साइड पे आपको अलग अलग एसिम्टोट्स मिलेंगे, दैट इज सेड टू बी योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है भाई? चलिए, अब देखो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से यार, जो हमने दिन में पढ़ा था। बताओ जरा इसका 3 dB बैंडविड्थ, 3 dB बैंडविड्थ बताओ। कह सकते हो सिद्धार्थ भाई, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल का पावर हाफ होगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह ही काम करेगी, बट ओनली इन दो सिस्टम जहां कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हो, कह सकते हो। ठीक है, चल बताओ फटाफट, देखें जरा कितना याद है। सब लोग बोल रहे हैं याद है, सब याद है, सब देखें जरा कितना याद है। क्या आता है? 3 dB बैंडविड्थ, यस, सी आता है 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला है 3 dB बैंडविड्थ का। अगला देखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस पीक। चलिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस पीक। और कल बच्चों आपका कंट्रोल सिस्टम्स का टेस्ट रहेगा शाम को 7 बजे। कल क्लास नहीं है, तो कल हम लोग टेस्ट रखेंगे शाम को 7 बजे, याद रखिएगा, बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम्स टेस्ट टुमारो 7 PM, और कोशिश करता हूं मशीन का टेस्ट अगर हो पाए तो संडे को आपका मशीन का टेस्ट लगा दूं। क्या आ रहा है? इनवैलिड जीटा आ रहा है। चलो देखें, देखो मेरे बच्चों, क्या होगा ना, पहले इस फंक्शन को पहचानो। जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हो तो आप एस को जे ओमेगा रखते हो। अनिमेश भाई, आज आंसर रेफर करने में थोड़ी देर लग गई, ऐसा क्या हुआ भाई? ये देखो, ये जो माइनस ओमेगा का स्क्वायर है, ये बनेगा जे ओमेगा का स्क्वायर, तो देखो ये फंक्शन ना एक्चुअली ऐसा, अगर एस डोमेन में जाना चाहो, कि आप एस डोमेन में कंफर्टेबल रहते हो,
जे ओमेगा की जगह एस प्लस 100। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, कंप्लीट टॉपिक, नहीं नहीं नहीं, हाँ मेरे ख्याल से राउत तक रहेगा टेस्ट आपका। देखो यहां पे आपका ओमेगा एन का स्क्वायर हो गया 100, जिससे आपका ओमेगा एन आ गया 10, और 2 जीटा ओमेगा एन ये हो गया 10√2, जिससे जीटा आ गया 1/√2। अब आपको पता है 1/√2 पे रेजोनेंस डज नॉट ऑकर, तो यहां पे आप ये जरूर कह सकते हो कि रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम एम ऑकर्स एट ओमेगा इक्वल टू 0, और एम मैक्स इज इक्वल टू डीसी गेन, दैट इज 1। डीसी वाली वैल्यू आ जाती है ना, 1 आ जाती है। टेस्ट टाइमिंग कल है बेटा 7 बजे, आज नहीं, कल 7 बजे। कल क्लास नहीं है ना, तो आज की जगह आज कल जो है तुम्हारा फिर टेस्ट कंडक्ट करा लेंगे। तो मुझे खाली बैठे भी तो अच्छे नहीं लगते। चलो ये ट्राई करो, चलो ये ट्राई करो। और ऐसा रट मत लेना कि जीरो फ्रीक्वेंसी पे गेन 1 आता है, जीरो फ्रीक्वेंसी पे गेन डीसी गेन के बराबर आता है, ये ध्यान रखना। अब क्लियर है सिग्निफिकेंस डीसी गेन का? बताओ, जब मैंने शुरू शुरू में तुम्हें ट्रांसफर फंक्शन के अंदर ये टर्म बताई थी, तुम लोग कंफ्यूज हो गए थे, सर ये डीसी गेन क्या है। अब अनिमेश भाई टैग तो लग गया, अब ये टैग मिटाने में टाइम लगेगा, अच्छे कर्म करो टैग मिट जाएगा। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस पीक मांग रहा है भाई, चलिए अभी ना कुछ नया स्ट्रीमिंग का सेटअप आया है इस पे, हमारी ऐप पे। किसी एक दिन टेस्ट करूंगा, उस दिन डेटा ज्यादा कंज्यूम हो जाए तो रोना मत, टेस्ट तो करके देखते हैं, पहले मैं समझ लूं वो है क्या। लास्ट वाला फिर विक्रम भाई, मैक्सिमम जो आपका सॉरी जो रेजोनेंस आता है वो तब आता है जब जीटा लेस देन 1/√2 होता है। पिछले केस में जीटा 1/√2 आया, तो 1/√2 में जो ग्राफ आता है वो कॉन्टिन्यूसली डिकेइंग आता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां आती है? स्टार्टिंग पे, यानी ओमेगा इक्वल टू 0 पे। ओमेगा 0 पे जो वैल्यू आती है दैट इज सेड टू बी द डीसी गेन। और डीसी गेन आप निकाल सकते हो ट्रांसफर फंक्शन से, ओमेगा को 0 डाल दो, नहीं तो एस को 0 डाल दो, 1 आएगा। क्या आ रहा है? 1.15। पीके भाई कह रहे हैं 10 एंड 2/√3। 10, अच्छा 2/√3 तो 1.15 ही हो गया। चलो देखें, देखो भाई ये जो टर्म आ रही है, अब आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया, ये ओमेगा एन का स्क्वायर होती है, तो ओमेगा एन आ गया मेरा 10, और ये जो टर्म आ रही है दिस इज बेसिकली 2 जीटा ओमेगा एन विच इज अगेन 10, जिससे जीटा इज 0.5, जीटा 0.5 आ गया। अब क्या होता है आपका रेजोनेंस पीक जब आप निकालते हो बेटा, ये आता है, ये आ गया 2/√3। और मेरे भाई इसके बाद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तुम लोगों ने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इतनी जल्दी निकाल ली? इसमें कायदे से तो टाइम लगना चाहिए था, बाकी देखते हैं। जीटा जो है हाफ है तुम्हारा, ठीक है, जीटा जो है हाफ है,
जीटा हाफ है तो जीटा स्क्वायर हुआ 1/4, तो ये हो गया 2/4। जीटा हाफ है तो जीटा की पावर हो जाएगी 1/16। जीटा हाफ है तो ये हुआ हाफ। 1/4 + 1 5/4। यार ये 10 तो नहीं आ रहा पी के भाई, तुमने क्या बता दिया? 10 नेचुरल फ्रीक्वेंसी, 10/√2 भी नहीं आ रहा बच्चों। 12.72 आ रहा है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से तो वैसे भी आगे आती है ना आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अरे हाँ, ये बात सही बोले भाई कि न्यूमरेटर में आपको 0.5 लेना पड़ेगा क्योंकि डीसी गेन इज 0.5। बहुत बढ़िया, सही पकड़े हैं।1/√3 आएगा। यहां पे देखो ना, डीसी गेन, गेन एट ओमेगा इक्वल टू 0। ओमेगा को 0 डालो, ये दोनों टर्म चली गई, तो 50/100.5। तो जैसे पीक ओवरशूट में आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू मैटर करती थी ना पीक वैल्यू निकालने के लिए, सेम वे में रेजोनेंस पीक में आपको डीसी गेन लेना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर विल बी 1/√3। तो रेजोनेंस पीक का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डीसी गेन ठीक है। चलिए, the open loop transfer function of a unity feedback control system is given. Find the for the peak overshoot for the step response to be 10%, the value of k. अब पीक ओवरशूट दे रहा है 10% है, आपको k का वैल्यू बताना है, बताइए। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। 2.86। चलो देखें, तो यहां पे देखो ओवरशूट दिया है, रेजोनेंस पीक नहीं है, ये ओवरशूट है। याद है ना, मैंने ओवरशूट से जीटा निकालने का आप लोगों को शॉर्टकट भी बता रखा है। क्या बताया? जीटा इज
0.59 आया। अब यहां पे जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बन रहा है आपका, दैट इज k बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के। यहां पे जो लास्ट में k आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली ओमेगा n का स्क्वायर, तो ड्यू टू विच ओमेगा n इज इक्वल टू रूट के। और ये जो 2 आ रहा है, दिस इज 2 जीटा ओमेगा n, जिससे जीटा इज 1 बाय रूट के। तो यहां से k निकाल सकते हो 2.86। ठीक है, 2.861। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू अ स्टेप इनपुट is found to have a peak overshoot of 16.2% occurring at t equal to pi by 5 root 3. If it is subjected to the sinusoidal input of 1 volt, determine the frequency of input at which amplitude will be maximum and the maximum value of the steady state output. किस फ्रीक्वेंसी पे साइनोसोइडल इनपुट के लिए आउटपुट मैक्सिमम आएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आया भाई इसका आंसर? चलो देखें क्या। देखो, परसेंटेज ओवरशूट दे रखा है 16.2%, जो कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इसके लिए जीटा आता है 0.5। मैंने आपको बोला था ना, एक ओवरशूट काफी कॉमन है गेट के अंदर, जो कि है 0.5 जीटा वाला। जीटा 0.5 पे ओवरशूट आता है आपका 16.2। और ये जो पीक टाइम दे रखा है, क्योंकि ओवरशूट पीक टाइम पे आता है, पाई बाय ओमेगा डी, पाई बाय 5 रूट 3। तो ओमेगा डी कितना हो गया? 5 रूट 3, विच इज ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो 3/4, तो ओमेगा एन आ गया 10। ये आ गया 10। अब आपने साइनोसोइडल इनपुट लगाया, माने आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गए। आज मैंने दिन में बताया भी था ना, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन आपस में कोरिलेटेड रहते हैं। तो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आ गए भाई। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आता है ओमेगा आर पे, विच इज ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। इसी पे तो मैक्सिमम वैल्यू आती है 7.07 रेडियन पर सेकेंड। और आपकी रेजोनेंस पीक कितनी हो जाती है भाई?
3/4 2/√3। तो इसीलिए देखो आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू इज इनपुट वैल्यू इनटू रेजोनेंस पीक। रेजोनेंस पीक बेसिकली गेन की मैक्सिमम वैल्यू है ना बेटा, ये गेन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये मत सोचो ये आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू है। इनपुट आपने 1 वोल्ट लगाया है तो गेन की मैक्सिमम वैल्यू 1.15 है, जिस कारण से मेरे बच्चों जिस कारण से जो है ना आपके आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1.15, क्योंकि इनपुट की वैल्यू आपने 1 वोल्ट ली है, इनपुट की वैल्यू 1 वोल्ट ली है, तो इनपुट इनटू द मैक्सिमम गेन विल गिव यू द मैक्सिमम आउटपुट। चलो अब आ जाते हैं भाई बोडे प्लॉट की तरफ, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए बेटा बोडे प्लॉट में क्या होता है, मैंने आज आपको ये बात दोपहर में भी बताई थी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप आते हो तो यू आर बेसिकली वर्किंग ऑन द जे ओमेगा एक्सिस, जहां पे हम इसको क्या कह देते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोल देते हैं मेरे बच्चों, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। और इसको हम लोग बोल देते हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का देखो अभी तो कहीं पे भी यूज नहीं है, इसका यूज कहां पे आप देखोगे, आप देखोगे नाइक्विस्ट प्लॉट के अंदर। कहां पे देखोगे इसका यूज आप, नाइक्विस्ट प्लॉट के अंदर। बोडे प्लॉट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की बात होती है, नेगेटिव की नहीं। MR इज 1 प्लस MP, ये कौन सा रिलेशन आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड कहां, मतलब इसमें तो कोई इक्वेशन ही नहीं है, इससे पिछले में कह रहे हो क्या, तो ये स्टैंडर्ड ही तो है, ऊपर भी के है नीचे भी के, स्टैंडर्ड ही तो है सोनू भाई, और कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ, ओमेगा एन स्क्वायर ही है ऊपर नीचे दोनों तरफ। हाँ भाई, तो जब हम बोडे प्लॉट की बात करते हैं तो वी ओनली टॉक अबाउट द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, वी नेवर टॉक अबाउट द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है भाई, GSHS जो है आपका लूप ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है, इसमें अगर HS 1 हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाती है GS। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में S को J ओमेगा रखते हो तो यहां पे हो जाता है GJ ओमेगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो यहां आता है मॉड GJ ओमेगा एंगल GJ ओमेगा। तो मॉड GJ ओमेगा एंगल GJ ओमेगा में अगर आप मॉड लेते हो तो दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड प्लॉट, और अगर एंगल वाला टर्म लेते हो देन इट इज सेड टू बी द फेज प्लॉट। तो दो तरह के प्लॉट बनेंगे, लेकिन आप यहां पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि हम लोग जो प्लॉट बना रहे हैं किसका बना रहे हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। किसका बना रहे हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, जिससे लेकिन मैं परफॉर्मेंस जज करूंगा ना क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की। किसकी परफॉर्मेंस जज करूंगा बच्चों, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की। तो मैं कह रहा हूं वी आर ड्रॉइंग plot for open loop transfer function, but we will determine performance of closed loop transfer function। ठीक है, हम परफॉर्मेंस जो निकालेंगे वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की निकालेंगे। सोनू बेटा जो आपका डाउट है वो ये है ना कि इसको स्टैंडर्ड में नहीं करेंगे, उसके लिए मैंने डीसी गेन निकाल तो लिया बेटा 50, लो तुम ऐसे लिख लो, क्या फर्क पड़ जाएगा इस बात से। और अगर रही बात की एस में नहीं जा रहे, वो तो मैंने एस में जाना इसलिए सिखाया था ताकि तुम टर्म्स पहचान पाओ, ताकि मेरे बच्चे तुम टर्म्स पहचान पाओ। फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो वैसे भी हम एस में नहीं जाएंगे ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो हम वैसे भी एस में नहीं जाते, इसमें तो मैंने इसीलिए सिखाया था ताकि तुम पहचान पाओ कि ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर है ये एक्चुअली एस स्क्वायर है, ये जो जे ओमेगा वाला टर्म है वो एस वाला टर्म है, ये बताने के लिए। एक एग्जाम्पल में तो कराते ही ना इसका, तो थोड़ी इसका प्रोसेस वो है, वो तो हमारे लिए है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं सिद्धार्थ भाई, हम जे ओमेगा एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सिस्टम के पोल जे ओमेगा पे आ गए। आप समझो मार्जिनली स्टेबल के लिए क्या होता है, द पोल ऑफ द सिस्टम शुड लाई ऑन द जे ओमेगा एक्सिस। यहां तो मैं एस की वैल्यू ही जे ओमेगा डाल रहा हूं ना, मैं सिस्टम के पोल्स की बात तो कर ही नहीं रहा।
तो स्टेबिलिटी की बात कैसे करोगे? स्टेबिलिटी की बात बोर्डे प्लॉट में भी आगे करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, बट बेसिकली मैं टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ रहा हूं, या ये कह दो मैं एस डोमेन से ओमेगा डोमेन के अंदर आ रहा हूं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि एस की मैं सारी वैल्यूज पुट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एस की वो वैल्यूज पुट करूंगा जो कि इस एक्सिस पे लाई करती हैं। ओनली दोज वैल्यूज आई विल कंसीडर। मार्जिनली स्टेबल थोड़ी हुआ। ठीक है भाई, अब जैसे देखो एज एन एग्जाम्पल बेटा, यहां पे जीएस एच एस है के बाय एस एस प्लस वन, एक सिंपल सा ट्रांसफर फंक्शन है। अगर आप इसको जे ओमेगा में कन्वर्ट करते हो तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं जी एच जे ओमेगा के बाय जे ओमेगा बाय वन प्लस जे ओमेगा। अब अगर यहां पे आप मैग्नीट्यूड निकालते हो जी एच का, तो ये आया के बाय ओमेगा रूट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। और अगर एंगल निकालते हो मेरे बच्चों जी एच का, तो डिनोमिनेटर की एक टर्म का एंगल -90 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा, ये आया। क्यों भाई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्यों होगा? ओपन लूप का ही कर रहे हैं ना। हम क्या बोल रहे हैं कि प्लॉट ओपन लूप का करते हैं और उससे जज करते हैं क्लोज लूप को। ठीक है, तो प्लॉट तो मैं ओपन लूप का ही कर रहा हूं बेटा, जीएसएचएस का ही करूंगा। अब यहां पे देखिए बेटा, एट ओमेगा टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ जी एच टेंड टू इंफिनिटी करता है, और एंगल ऑफ जी एच आपका -90 डिग्री आ जाता है। और एट ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ जी एच ये टेंड करता है बेटा 0 को, एंगल ऑफ जी एच कितना आ जाता है -180, क्योंकि tan इनवर्स इंफिनिटी 90 होगा ना, -90 इज -180। तो अगर आप देखोगे फेज का प्लॉट जो है वो -90 से -180 की तरफ बढ़ रहा है, और मैग्नीट्यूड वाला प्लॉट जो है वो इंफिनिटी से 0 की तरफ जा रहा है। तो दैट इज हाउ योर मैग्नीट्यूड एंड फेज आर वेरिंग। लेकिन जैसा मैंने बताया बेटा कि बोर्डे में आकर के हम एग्जैक्ट एनालिसिस में भरोसा नहीं रखते, हम एग्जैक्ट एनालिसिस करने की कोशिश नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम करते हैं मेरे बच्चों अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखो, ये जो आपका मैग्नीट्यूड था 1 बाय ओमेगा अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें हम क्या करते हैं, इसको डेसिबल में ले आते हैं। डेसिबल में लाने का तरीका क्या होता है बच्चों? 20 लॉग। क्या करते हैं? 20 से मल्टीप्लाई और लॉग ले लेते हैं ऑन अ बेस ऑफ 10। फिर से सुन लीजिए, किसी भी चीज को अगर डेसिबल में लेके आना है तो क्या करते हैं? 20 से मल्टीप्लाई और लॉग ऑन अ बेस ऑफ 10। अब ये log 1 बाय एक्स है। log 1 बाय एक्स क्या होता है? दिव्यांजलि बेटा आगे आगे देखोगे कैसे हो जाती है। एक चीज बताओ, क्लोज लूप का एरर ओपन लूप से नहीं निकाल रहे थे सेकंड चैप्टर में? बोलो, क्लोज लूप का एरर ओपन लूप से नहीं निकाल रहे थे? राउत में जीएसएचएस से स्टेबिलिटी नहीं बता रहे थे 1 प्लस जीएसएचएस इक्वल टू 0 करके, फिर भी तो जीएसएचएस ही ले रहे थे। राउत में स्टेबिलिटी के लिए बस आपने जीएसएचएस लिया, एरर में आपने जीएसएचएस से आपने एरर निकाल दिया पूरे क्लोज लूप सिस्टम का। तो आप करते तो यही आ रहे हो कि ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप का लेते हो और पैरामीटर क्लोज लूप के निकाल लेते हो उससे, और ऐसे हो जाता है क्योंकि क्लोज लूप बनता तो ओपन लूप से ही है, बनेगा तो उसी फंक्शन से। आओ, तो यहां पे बेटा क्या होता है कि ये हो गया log ऑफ 1 बाय एक्स। log ऑफ 1 बाय एक्स इज माइनस log x, और फिर ये a इंटू बी है। a इंटू बी को आप क्या कर लोगे? log a प्लस log b। लेकिन ये जो इसके ऊपर रूट था, जो भी पावर होती है ना, पावर क्या होती है? बाहर चली जाती है। तो रूट अगर बाहर चला गया, रूट माने पावर हाफ, हाफ अगर बाहर गया तो 20 का हो गया 10। इसकी पावर रूट में दिख रही है ना, रूट का मतलब है पावर इज हाफ, हाफ अगर बाहर गया तो 20 का हो गया 10। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया डेसिबल में, मैग्नीट्यूड आ गया डेसिबल में। अब हम कहते हैं यहां पे देखिएगा, हम ये कहते हैं यहां पे जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, इस टर्म के अंदर जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो हो जाती है 1। सर ऐसा क्यों? अरे मेरे भाइयों, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इस हिसाब से लेते हैं, ये जो आपकी दो टर्म है इनको कंपेयर करके, है ना। यहां पे दो टर्म आ रही है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो क्या होगा,
इसका ग्राफ बना पाना यार पॉसिबल नहीं है, लॉग ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मैनुअली ग्राफ बना पाना पॉसिबल नहीं है। मैं यहां पे बोल रहा हूं नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ मैनुअली, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं बच्चों, हम यहां पे ये कहते हैं कि आपके पास ओमेगा स्क्वायर और 1 है ना, आप इसको कंपेयर कर लो। पहले कंपैरिजन में आप कह दो कि ओमेगा इज मच मच लेस देन 1, ओमेगा इज मच मच लेस देन 1। अगर ओमेगा मच मच लेस देन 1 होगा तो आप ओमेगा को इग्नोर कर सकते हो, यहां बचेगा 1। लॉग ऑफ 1 सब लोग जानते हैं 0 आता है, तो क्या टर्म आ गई, -20 लॉग ओमेगा। क्या टर्म आ गई, -20 लॉग ओमेगा। फिर आप कह दो ओमेगा इज मच मच ग्रेटर देन 1, क्या कह दो, ओमेगा इज मच मच ग्रेटर देन 1, तो आप यहां से 1 को इग्नोर कर दो, तो ये बना लॉग ओमेगा स्क्वायर। पावर को फिर से बाहर ले लो, कितना आएगा, अगर लॉग ओमेगा स्क्वायर है 2 बाहर आ गया तो 20 लॉग ओमेगा, ये भी 20 लॉग ओमेगा, ये भी बन गया 20 लॉग ओमेगा, तो कितना आ गया बेटा 40 लॉग ऑफ ओमेगा, 40 लॉग ऑफ ओमेगा। बात समझ में आ गई। तो जब भी हम बोडे प्लॉट बनाते हैं तो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं मैग्नीट्यूड इन डेसिबल। ध्यान से सुनिए, जब भी बोडे प्लॉट बनाते हैं तो वाई एक्सिस पे लेते हैं मैग्नीट्यूड इन डेसिबल, और एक्स एक्सिस पे लेते हैं बेटा ये लॉग ऑफ ओमेगा। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, लॉग ऑफ ओमेगा, ठीक है। इसीलिए मेरे बच्चों लीनियराइज करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि हमें जो है ना लॉग ऑफ ओमेगा चाहिए। ये देखो ऐसे लीनियराइज करना ना जरूरी रहता है। ये आपका एक्स एक्सिस का पैरामीटर है, ये मैग्नीट्यूड इन डीबी जो है ये कहां पे जाता है मेरे बच्चों, ये जाता है वाई एक्सिस पे, और log 10 ओमेगा एक्स एक्सिस पे। आप समझे मैंने नॉन लीनियर टर्म को लीनियर क्यों बनाया। अब y और x में एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशन दिख रहा है भाई, y और x के अंदर आपको एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशन दिख रहा है, बताइए आप खुद ही, आ गया ना स्ट्रेट लाइन का रिलेशन। तो जब भी बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट बनता है तो मैग्नीट्यूड डीबी में लेते हैं और एक्स एक्सिस पे लेते हैं log 10 ओमेगा। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए सर log 10 ओमेगा क्यों लिया। बेटा log 10 ओमेगा लेने से फायदा क्या होता है, दैट वी कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे सर, आप ये मुझे बताओ, अगर एक मैं आपको नॉर्मल ग्राफ पेपर पे ये बोलूं भाई कि 1 हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज तक हमें वैल्यूज चाहिए एक्स एक्सिस की, समझ रहे हो, ग्राफ पेपर की जो लेंथ है ना वो किलोमीटर में आएगी। आप सोचो अगर आपने ये बोल दिया कि आपको वैल्यूज चाहिए 1 हर्ट्ज से लेकर के 1 मेगा हर्ट्ज की, तो कितना बड़ा ग्राफ पेपर चाहिए होगा, बहुत बड़ा। लेकिन अगर आप इसका लॉग ले लो तो 1 का लॉग होता है 0 और 10 की पावर 6 का लॉग होता है 6। फिर से सुनिएगा, 1 हर्ट्ज पे अगर आप लॉग लोगे तो लॉग आएगा 0, और 1 मेगा हर्ट्ज यानी 10 की पावर 6 का लॉग लोगे तो आएगा 6। तो 0 से 6 तक की वैल्यूज तो आ सकती है ना एक ग्राफ पेपर पे, लेकिन 1 से लेके 10 की पावर 6 तक की वैल्यूज नहीं आ सकती। इसीलिए आप प्रेफर करते हो लॉग लेना, ताकि जब आप किसी का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ रहे हो, आप ये देख रहे हो कि सिस्टम में फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन कैसे आ रहा है, तो आप एक वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कवर कर पाए, आप देख पाए कि एकदम छोटी फ्रीक्वेंसी से लेकर के एकदम बड़ी फ्रीक्वेंसी तक हाउ इज योर सिस्टम बिहेविंग। आप एक नॉर्मल ग्राफ पेपर पे बेटा अगर हजार हजार का गैप भी मानोगे ना, एक बॉक्स को 1 किलोहर्ट्ज भी मानोगे तो भी 10 बॉक्स में 10 किलोहर्ट्ज तक जा पाओगे। मैं बात कर रहा हूं मेगा हर्ट्ज तक जाने की, कैसे जाओगे मेगा हर्ट्ज तक, समझ रहे हो। तो ये ग्राफ हमें क्या अलाउ करता है, लॉग लेने से हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है कि हम बहुत छोटी वैल्यू से लेके बहुत बड़ी वैल्यू तक प्लॉट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। इज द पॉइंट क्लियर और नॉट, कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट बोलिए भाई, फटाफट बताइए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना।
चल अब देखो यार, अप्रोक्सीमेट प्लॉट लेने के पीछे मेरा पर्पस क्या था कि यहां पे अगर देखो ये टर्म तो log 10 ओमेगा के साथ लीनियरली वेरी कर रही है। मेरा अप्रोक्सीमेट प्लॉट लेने के पीछे पर्पस क्या था, ये टर्म तो मेरी लीनियरली वेरी कर रही है, बट ये वाली टर्म मेरी कैसी है, नॉन लीनियर है। कैसी है, नॉन लीनियर है। तो इसका ग्राफ मैं मैन्युअली नहीं बना पाऊंगा, तो मेरे को लीनियराइज करने के लिए अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ा। तो आपका मैग्नीट्यूड का अप्रोक्सीमेशन क्या है जरा देखिए। अप्रोक्सीमेशन ये आया -20 log ओमेगा, ओमेगा लेस देन 1। अब देखो इसको अगर प्लॉट करना है ना ग्राफ में, यार देखो पता है क्या होगा जब बोडे प्लॉट बनेगा ना बच्चों, तो एक्स एक्सिस होती लॉग ओमेगा ही है, लेकिन एक्स एक्सिस पे वो दिखा क्या देता है, ओमेगा की वैल्यूज। तो आपको समझना है सेमी लॉग होता है बेटा, एंटी लॉग ग्राफ पेपर नहीं होता, सेमी लॉग होता है। उसका मतलब यही होता है उसकी एक्स एक्सिस लॉग में बनी है। एंटी लॉग कौन सा ग्राफ पेपर ले आए तुम? हाँ जी आ जाओ। तो मैं आपको क्या बता रहा था, रौनक भाई थोड़ी देर चुप रहना, ग्राफ देख लो। क्या मैं बता रहा था, कि एक्स एक्सिस हमेशा होती है लॉग ओमेगा। क्या होती है, एक्स एक्सिस हमेशा लॉग ओमेगा, लेकिन इस पे वैल्यू किसकी लिख के देता है, वो ओमेगा की। अब ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है बच्चों कि एक्स एक्सिस इज लॉग ओमेगा, इट इज नॉट ओमेगा। एक्स एक्सिस इज योर लॉग ओमेगा, इट इज नॉट ओमेगा। अरे आया तो था भाई, अभी तो निकाले थे राहुल भाई मेरे गजनी। अब से राहुल का नाम गजनी रख दे रहे हैं। अभी जस्ट निकाले थे कि भैया जब ओमेगा मच मच ग्रेटर देन 1 हुआ था, तो यहां पे 1 को इग्नोर करके ओमेगा स्क्वायर बचा था। ओमेगा स्क्वायर का 2 बाहर गया था, ये बन गया था 20 लॉग ओमेगा। पहले से था 20 लॉग ओमेगा, तो मिल करके हो गया था 40 लॉग ओमेगा। ठीक है, आओ अब यानी कि अगर देखिए मैं यहां पे ना जीरो से तो शुरू कर नहीं सकता, मैं ओमेगा को शुरू करता हूं 0.1 से। कहां से शुरू कर रहा हूं ओमेगा को, 0.1 से। ओमेगा को अगर 0.1 डालोगे तो ये वैल्यू ना -1 आएगी। -1 इंटू -20 विल गिव मी +20। मैं ग्राफ कहां से शुरू कर रहा हूं बेटा, 0.1 से शुरू कर रहा हूं। 0.1 से शुरू करने पे log ऑफ 0.1 आता है -1, log ऑफ 0.1 आता है -1, माइनस माइनस प्लस। तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, 20 dB से। अब आपको पता आपका बॉर्डर कहां पे, बाउंड्री कहां पे, 1 पे है। अब 1 डालना जरा, log ऑफ 1 होता है 0, log ऑफ 1 कितना होता है बेटा, 0। तो 1 पे आके आपको 0 मिलेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा जिसका स्लोप होगा -20। ठीक है, और 1 पे आके 0। इसके बाद स्लोप हो जाता है -40। ऐसे समझो ना, ये y है ये x है, तो बीच में y इक्वल टू mx के अनुसार ये वैल्यू क्या है, ये स्लोप है। ठीक है, नहीं मैं भाई दूसरे प्लेनेट पे रहता हूं, मैं कहाँ मूवी देखता हूँ। ऊपर से आजकल तो क्या पता नहीं कौन कौन सी मैं मूवी देखता हूँ, बस टाइम पास करने के लिए नेटफ्लिक्स पे जो मिल जाए। भाई मैं पता नहीं कितने साल पुरानी सनी देओल की एक मूवी देख रहा था। क्या क्या हो रहा है जीवन में। तो ये देखो, ये मैंने लाइन बना दी अगली। ये अगली लाइन ज्यादा स्टीप है क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है ना, इसका स्लोप ज्यादा है। बात क्लियर हो गई? तो ओमेगा इक्वल टू 1 पे वैल्यू आती है 0, 0.1 पे क्लियर हुआ 20 आ रही है, और पहले 0 से 1 में इसका स्लोप है -20, और 1 के आगे स्लोप है इसका -40, -40। अब यार ये ना स्लोप मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिना यूनिट के, मुझे ना स्लोप अच्छा नहीं लग रहा बिना यूनिट के, तो इसके स्लोप की यूनिट पढ़ते हैं। तो क्या आता है, स्लोप ऑफ ये समझिएगा बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है।
अभी कहाँ देख पाया हूँ बेटा मैं, ना तो OMG 2 देखा हूँ, ना तो गदर 2 देखा हूँ। तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते फुर्सत है कि मैं मूवी हॉल में जाके मूवी देखा हूँ? टीवी पे भी मैं मूवी लगाता हूँ तो आधे आधे घंटे की किस्तों में 4 या 5 पार्ट में कवर करता हूँ। आओ, स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड प्लॉट यार। अब देखो जो आपकी y एक्सिस है, y एक्सिस पे आपका क्या है, y एक्सिस पे आपका मैग्नीट्यूड इन डेसिबल, y एक्सिस पे आपका क्या है, मैग्नीट्यूड इन डेसिबल। तो y एक्सिस की यूनिट तो क्लियर है, x एक्सिस की यूनिट समझनी है। x एक्सिस पे आपका क्या है, log 10 ओमेगा। अब अगर मान लो बेटा आप x एक्सिस के 2 पॉइंट्स का डिफरेंस लेते हो, आप कहते हो डेल्टा x, तो आप कैसे लोगे? x एक्सिस के 2 पॉइंट का डिफरेंस अगर लोगे स्लोप निकालने के लिए, ऐसे लोगे, log a माइनस log b होता है। अगर मैं कहूं कि मेरा डेल्टा x 1 यूनिट है, अगर मैं कहूं डेल्टा x मेरा 1 यूनिट है, तो डेल्टा x में बेटा 1 यूनिट के चेंज के लिए ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 विल बी 10 की पावर 1, या फिर ओमेगा 2 इज 10 ओमेगा 1। यानी कि x एक्सिस में 1 का चेंज तब आएगा जब बेटा फ्रीक्वेंसी 10 गुना हो जाए। जब आपकी फ्रीक्वेंसी 10 गुना हो जाए तब जाके x एक्सिस में 1 यूनिट का चेंज आता है। ये समझ में आया? x एक्सिस में 1 यूनिट का चेंज तब आता है जब फ्रीक्वेंसी आपकी 10 टाइम्स हो जाए। तो इसके लिए आप क्या कहते हो, देयरफॉर 1 यूनिट ऑफ x एक्सिस is 10 times change in frequency, 10 times change in frequency, और a decade, 10 गुना चेंज को क्या कहते हैं, एक डेकेड कह देते हैं। ठीक है, अब इसीलिए स्लोप कैसे लिखते हैं, देखिए स्लोप लिखते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 तो द यूनिट इज डेसिबल पर डेकेड, क्योंकि x एक्सिस की एक यूनिट क्या है, एक डेकेड है। कितनी है, एक डेकेड होती है। x एक्सिस में 1 यूनिट का मतलब होता है एक डेकेड का चेंज। इसीलिए यहां पे जो यूनिट आती है ना वो ऐसे आ जाती है, डीबी पर डेकेड। क्या आ जाती है, डीबी पर डेकेड। समझे क्या? यूनिट x एक्सिस स्लोप की, दैट इज डेसिबल पर डेकेड। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जब ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 आप 2 कर देते हो, क्या कर देते हो, 2 कर देते हो, तो लॉग ऑफ ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 अगर आप ऐसे लेते हो, log 10 बेस 2 दैट इज 0.3010। तो ये जो होता है ना, ये जब 2 का चेंज आता है इसे ऑक्टेव बोलते हैं। बट जब आप लॉग में ले गए तो 0.3 आया। लॉग में ले जाने का मतलब होता है डेकेड में लेना। तो एक ऑक्टेव इज बेसिकली 0.301 डेकेड, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 1 डेकेड is 1 by 0.301 octave, approximately 3 octave। एक डेकेड अप्रोक्सीमेटली कितना होता है भाई, 3 ऑक्टेव होता है। तो 1 डेकेड विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू द 1 डेकेड विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू द 3 ऑक्टेव। अब इसीलिए देखना जरा, अगर आप लिखते हो 20 dB पर डेकेड, एक डेकेड कितना है, 0.3 ऑक्टेव है, सॉरी 1 बाय 0.3। अब ये बेटा 0.3 जब ऊपर चला जाएगा
So it will become 6 dB per octave. Similarly, 40 dB per decade. 12 dB पर ऑक्टेव। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपके शॉर्ट नोट्स में जाएगी। स्लोप आपको किसी भी यूनिट में दे रखा हो सकता है, डीबी पर डेकेड या फिर डीबी पर ऑक्टेव। अरे लॉग ऑफ 2 की वैल्यू है भाई, कैलसी में डाल लो, 0.301 समझा नहीं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है। तुम लोग भी गजब घोंचू। लॉग 2 की वैल्यू अब मैं समझाऊं, और ये तो वैल्यू बचपन में याद भी करते थे। बचपन तो नहीं, खैर तुम लोगों की तो जब तक जवानी आ चुकी रहती है। कौन सी वैल्यू? log 2 होता है 0.3010, log 3 होता है 0.477, है ना। log 4 तो हो जाएगा 0.6020, log 5 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, log 6 आ जाता है log 2 प्लस log 3 करके, तो 0.778 आ जाएगा log 6। ऐसे करके 2-3 वैल्यू तो याद करते ही थे यार। log 2 और log 3 की वैल्यू तो मुझे आज भी याद है, 0.3010 और 0.477। ठीक है बेटा, जब log 10 बेस लिया हमने तो ये 0.3 बन गया ना, जब ही तो बोला अगर 2 टाइम्स का चेंज कर रहे हो उसे एक ऑक्टेव कहते हैं। और जब log में लाए तो 0.3 बना, यानी 1 ऑक्टेव का चेंज करने से डेकेड में 0.3 बना। समझे? डेकेड में 0.3 बन गया। यही तो मैंने बोला हर्ष भाई। डेकेड इसको क्यों बोला? log 10 की वजह से डेकेड नहीं बोला। डेकेड इसलिए बोला क्योंकि फ्रीक्वेंसी में 10 गुना का चेंज आया था, इसलिए डेकेड बोला। 2 गुना के चेंज को ऑक्टेव बोलते हैं, 10 गुना के चेंज को डेकेड बोलते हैं। डेकेड को जब लॉग में ले जाते हैं तो 1 आता है, ऑक्टेव को जब लॉग में ले जाते हैं तो 0.3 आता है, इसीलिए बोल दिया एक ऑक्टेव इज 0.3 डेकेड। समझ गए हर्ष भाई? 10 टाइम्स का चेंज होता है डेकेड जो कि लॉग में जाके 1 बनता है, 2 टाइम्स का चेंज होता है ऑक्टेव जो कि लॉग में जाके 0.3 बनता है। अब आ जाओ फेज कैलकुलेशन में मॉडिफिकेशन। देखो आपने जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन में मॉडिफिकेशन की थी बेटा वो मैथमेटिकली थी। क्या थी? मैथमेटिकली थी। तो मॉडिफिकेशन इन मैग्नीट्यूड प्लॉट, in magnitude plot is done mathematically while modification in phase plot इज डन लॉजिकली। क्योंकि फेज में बेटा आपका जो फेज आया था वो tan इनवर्स में आया था ना। फेज प्लॉट में जो आपका फेज आया था tan इनवर्स में आया था, तो tan इनवर्स को हम लोग मैथमेटिकली अप्रोक्सीमेट नहीं करते हैं, लॉजिकली करते हैं। क्या था? आपका जो ट्रांसफर फंक्शन आया था इसका जो फेज बना वो कितना था? ये आया था ना। अभी मैंने आपको शो भी किया था -90 से -180 जा रहा था। अब यार ये जो है ना ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। ये वाला जो ग्राफ आ रहा है आपका ये नॉन लीनियर आ रहा है। एक अप्रोक्सीमेशन बेटा होती है बड़ी गंदी वाली अप्रोक्सीमेशन, एक अप्रोक्सीमेशन होती है बड़ी खराब सी अप्रोक्सीमेशन होती है बेटा। वो कैसी होती है वो आपको दिख भी रही होगी, फिर भी मैं थोड़ा बेटर तरीके से दिखा देता हूं। ऐसे ये देखो, सीधा 0 और -90, कितना सीधा 0 और -90, बीच की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन हो गया, ये एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन हो गया भाई। ठीक है, ये एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन हो गया। एफपीएस कम हो रहा है, फ्रेम पर सेकंड, पता नहीं क्या बोल रहे हो, कॉन्सेप्चुअली बोल रहे हो कि वीडियो में कुछ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड एज द एसिम्प्टोटिक
अप्रोक्सीमेशन, जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू थी बस उसी के आधार पे अप्रोक्सीमेशन कर दिया आपने, ठीक है। इनिशियल और फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आपका 0 था। क्या हुआ, वीडियो लैग कर रहा है? देख लेता हूं एक बार, मेरे एंड पे तो इशू नहीं है। मेरे एंड पे तो यार स्पीड तो सही दिखा रहा है, इसमें ग्रीन ही रीजन में है। चलो आओ, एक तो वीडियो की स्पेलिंग सही लिखा करो। ये किसने सिखाया? वीडियो के वीडियो कर देते हो। हाँ, तो ये बेटा एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन हो गया कि स्टार्टिंग -90 से और फिनिशिंग आपकी -180 से। बट ये बड़ा खराब अप्रोक्सीमेशन होता है। इससे बेहतर अप्रोक्सीमेशन होता है ये वाला, जहां पे आपने जो कर्व वाला पार्ट था आपने उसे स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट कर दिया। अब आपने क्या लिया बेटा, अप्रोक्सीमेट करते समय आपने एक डेकेड इधर लिया और एक डेकेड इधर लिया, 1 डेकेड, और इधर भी 1 डेकेड। 1 डेकेड का मतलब क्या होता है? 10 गुना चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी 1 थी, तो उससे 10 गुना कम और उससे 10 गुना ज्यादा। 1 डेकेड का मतलब होता है 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स लेस एज वेल एज 10 टाइम्स मोर। समझे? तो उसके बीच में आपने क्या किया बच्चों? उसके बीच में आपने एक लीनियर अप्रोक्सीमेशन कर दिया। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो एट ओमेगा इक्वल टू 1, पाई एग्जैक्ट क्या आता है आपका? पाई एग्जैक्ट आता है -135। और अगर सेकंड वाला ग्राफ देखोगे, फ्रॉम सेकंड कर्व बीचों बीच से पास हो रहा है ना बेटा, -90 और -180 के। सेकंड कर्व पे अगर आप देखोगे तो -90 और -180 के बीचों बीच से मिड पॉइंट की बात हो रही है, तो ये आया -135। तो यही देखो मैंने दिखाया है कि 1 पे आपका जो फेज आता ब्लू वाले कर्व से, एग्जैक्ट वाले से -135 आता, और ये रेड वाले से भी आपका -135 ही आया। समझे भाई सभी लोग? तो ये बेटर अप्रोक्सीमेशन हुआ ना, इसने बीच की वैल्यू भी सही दे दी। तो यहां पे आपने बस क्या किया, आपने एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है कि जो आपका कर्व आ रहा था उसको आपने स्ट्रेट लाइन कर दिया। ठीक है, दिस इज अ बेटर अप्रोक्सीमेशन। क्लियर हुआ कैसे अप्रोक्सीमेट किया है? तो नॉन लीनियर की जगह लीनियर कर दिया है। ये वाला जो पिंक वाला अप्रोक्सीमेशन है दैट इज अ बैड अप्रोक्सीमेशन। व्हाई? बिकॉज ये सिर्फ 2 ही वैल्यूज से अप्रोक्सीमेट कर रहा है, एक्सट्रीम वाली 2 वैल्यूज। ये बीच में कहीं भी सही नहीं देगा, सिर्फ ये 0 और इंफिनिटी पे सही देगा, बाकी सभी जगह गलत देगा। ये तो बीच में भी सही दे रहा है। ठीक है, तो इसने 2 डेकेड्स ले लिए, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के अराउंड 1 डेकेड के गैप पे 2 पॉइंट्स ले लिए। एक बार कंफर्म करो भाई, क्लियर है कि नहीं है? बताओ, फिर हम बोर्डे प्लॉट बनाना स्टार्ट करें। बेसिक क्लियर है एकदम? तो बेसिक यही है बेटा, जब फेज प्लॉट भी बनाते हो तो फेज तो डिग्री में होता है। ये आपका किस में चलता है? डिग्री में चलता है। एक्स एक्सेस पे आपका डेकेड ही चलता है। अगर आप इसका स्लोप भी निकालना चाहोगे ना, यहां पे स्लोप, तो -180, -90 से -180 गया है ना, log 10 माइनस log 0.1, तो -45 डिग्री पर डेकेड। ठीक है, -45 डिग्री पर डेकेड, ये स्लोप आ गया। स्लोप क्लियर है? पहले -90 था, फिर -180 है। पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू थी log 10.1 और फिर एक्स एक्सिस की वैल्यू log of 10। तो ये log of a माइनस बी इज log of a b, सॉरी log of a by b। 10/0.1 होता 100, log of 100 आता 2, तो ये ऊपर हुआ -90, नीचे हुआ 2, तो -45 डिग्री पर डेकेड। अच्छा, अब दूसरी चीज देखो, इसको पता है रीड कैसे करोगे -45 डिग्री पर डेकेड को? इसको ऐसे समझोगे कि जब जब फ्रीक्वेंसी में एक डेकेड का चेंज आएगा तो फेज में -45 डिग्री का चेंज आएगा। कैसे पढ़ोगे? स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। तो आप कहोगे जब जब फ्रीक्वेंसी में 1 डेकेड का चेंज आएगा, फेज में -45 डिग्री का चेंज आएगा। अब जैसे देखो, यहां से यहां तक 1 डेकेड का चेंज है, 0.1 से 1 तक 1 डेकेड का चेंज है,
1 डेकेड का चेंज आने से क्या हो रहा है, यहां 45 डिग्री का चेंज आ रहा है, -90 से -135। फिर से सुनो, पॉइंट 1 से 1 तक 1 डेकेड का चेंज है, तो फेज में -45 का चेंज होगा, तो -90 से -135 गया। फिर 1 से 10 तक फिर 1 डेकेड का चेंज है, 1 डेकेड का चेंज होने से फेज में -45 का चेंज आएगा, तो -135 से गया -180। समझे, हर डेकेड में 45 डिग्री का चेंज आना चाहिए। तो पॉइंट 1 से 1 में 45 का चेंज, फिर 1 से 10 में फिर 45 डिग्री का चेंज, ऐसे हो रहा है। अब GSHS इक्वल टू 1, अगर मान लो GSHS 1 दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में गए भाई, GJ ओमेगा HJ ओमेगा हो गया 1, इसका मैग्नीट्यूड है 1 जो कि डीबी में आता है 0, क्योंकि लॉग ऑफ 1 इज 0। और इसका एंगल क्या है बेटा, इसका एंगल है आपका 0। इसका एंगल क्या है मेरे बच्चों, आपका 0। ठीक है, तो ये एंगल आपके पास आ गया 0। तो इसीलिए देखो, प्लॉट जब आपने बनाया तो ये रेड वाली लाइन देखना, 0 डीबी का मैग्नीट्यूड और 0 डिग्री का फेज। मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट है 0 डीबी पे, फेज आपका कांस्टेंट है 0 डिग्री पे। तो ये बताओ, पहला बोडे प्लॉट क्लियर। बोडे के अंदर हमेशा दो ग्राफ बनेंगे, एक मैग्नीट्यूड का और एक फेज का। पहला ग्राफ क्लियर। सेकेंड, GSHS इक्वल टू के। अब आपने S1 की जगह के कह दिया, तो आप कहेंगे GJ ओमेगा, कि सर अगर S की जगह J ओमेगा डाल दें तो भी ये तो के ही रहेगा। तो अगर आप मैग्नीट्यूड इन डीबी लेते हो, 20 लॉग मॉड GJ ओमेगा HJ ओमेगा, log के, और अगर आप फेज लेते हो तो फेज विल बी 0 डिग्री, क्योंकि भाई जो के है, के का एंगल तो 0 डिग्री आ रहा है। तो आपकी बार बस क्या चेंज आएगा बेटा, कि आपका फेज प्लॉट तो एज इट इज रहेगा, आपका फेज प्लॉट तो एज इट इज रहेगा, बस आपके मैग्नीट्यूड प्लॉट में क्या चेंज आ जाएगा, कि 0 डीबी की जगह आपके पास 0 डीबी की जगह क्या आ जाएगा, आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, विच इज बेसिकली 20 log के। कितनी आ रही है, 20 log के। मैं इसको पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, वैसे तो के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। के अगर 1 से बड़ा आया तो लॉग पॉजिटिव आता है, के अगर 1 से छोटा आया तो मेरे बच्चों लॉग नेगेटिव आता है। लॉग के अंदर जो थ्रेशोल्ड होता है ना, वो 1 का होता है। ये मैग्नीट्यूड इन डीबी, लॉग 10 ओमेगा, तो ये बना 20 log के, यहां पे 5 log 10 ओमेगा, ये बना 0 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। बताओ क्लियर है ये? क्लियर है भाई, कांस्टेंट टर्म का बोडे प्लॉट। बताइए, मैंने यहां पे ये माना हुआ है कि के 1 से बड़ा है, इसीलिए 20 log k is coming out to be positive। 20 log k is coming out to be positive। क्लियर? चल, अगला आ रहे हैं भाई GSHS इक्वल टू S। GSHS इक्वल टू S, तो GJ ओमेगा HJ ओमेगा, S की जगह क्या डालोगे भाई, J ओमेगा। इसको क्या लिखोगे, J ओमेगा का मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा, एंगल होगा 90। J की वजह से एंगल 90 हो गया ना। तो इसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में क्या डालते हो, मैग्नीट्यूड के अंदर सिर्फ मॉड डालते हो, और फेज आपका फिक्स आ रहा है 90 डिग्री। अब ये देखो बेटा, जब आप मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाएंगे, जब मेरे बच्चों आप मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाएंगे, तो आप ये नोटिस करें कि लॉग ओमेगा के अगेंस्ट लीनियर कर्व आपका आना चाहिए।
लीनियर क्यों आना चाहिए? क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स वाला रिलेशन बन रहा है ना। नेगेटिव साइन क्यों लोगे बेटा? कोई चीज डिनोमिनेटर में होती है तब नेगेटिव लेते हैं ना सिद्धार्थ। जब हम डेसिबल में जाते हैं तो सिर्फ हम 20 लॉग करते हैं, बट अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में होती है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बेसिकली बिकम्स वन, लॉग ऑफ 1/x इज माइनस लॉग x। तो कोई भी चीज डिनोमिनेटर में होती है तो उसके लॉग में माइनस ऑटोमेटिकली आ जाता है। हम थोड़ी -20 लॉग लिखते हैं, हम तो 20 लॉग ही करते हैं भाई। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब देखो भाई, मैं ओरिजिन से बना रहा हूं, किस आधार पे? मैं इस आधार पे बना रहा हूं कि मैं ओमेगा इक्वल टू 1 से ग्राफ शुरू कर रहा हूं। ये मत कहना ये ओमेगा इक्वल टू 0 होता है, ये ओमेगा इक्वल टू 1 है। ओमेगा 1 होगा तो 20 log 1 आपका 0 आएगा, 20 log 1 आपका 0 आएगा। ये फेज आपका फिक्स आ रहा है 90 डिग्री पे, तो इसका स्लोप कितना हो गया भाई? स्लोप हो गया 20 dB पर डेकेड, और फेज आपका फिक्स आ गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। अब अगर केएस करते हो बेटा, ये देखिएगा, केएस अगर करते हो तो आप एस की जगह जब जे ओमेगा डालोगे तो जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इज बेसिकली के इंटू जे ओमेगा। तो आप इसको मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में लिख लीजिए। जे के कारण इसका एंगल हो गया 90, मैग्नीट्यूड हो गया के ओमेगा। अब जब आप मैग्नीट्यूड को डीबी में लेके जाएंगे बच्चों, 20 log मॉड ऑफ जी एच, मॉड ऑफ जी एच के अंदर आपको क्या दिखेगा? सिर्फ के ओमेगा। आप देखिए इसको ब्रेक कर सकते हैं, लॉग ऑफ ए बी इज लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। ठीक है, और फेज तो आपका फिक्स आ रहा है 90 डिग्री। फेज कितना आ रहा है आपका? फिक्स आ रहा है बच्चों 90 डिग्री। तो अब की बार जो आप अगर देखोगे ना, ओमेगा को 1 रख के, ओमेगा को 1 रखने से आपका मैग्नीट्यूड 0 dB नहीं आएगा। इस बार ओमेगा को 1 रखने से आपका मैग्नीट्यूड जो आएगा बेटा, दैट विल बेसिकली बी 20 log के। तो इस बार ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। और याद रहे बेटा, क्योंकि एक्स एक्सेस लॉग ओमेगा है, लॉग में कभी 0 नहीं डाल सकते, इसीलिए ओमेगा 0 की वैल्यू नहीं लेते। लॉग के अंदर 0 इज नॉट अलाउड। तो इस बार फर्क क्या आ जाएगा बच्चों? इस बार फर्क ये आ जाएगा कि ग्राफ 0 dB से स्टार्ट होने की जगह 20 log के से स्टार्ट होगा। ये कितना हो गया? इसका इंटरसेप्ट हो गया ना, बेसिकली ऐसे सोच लो, mx प्लस सी, mx प्लस सी का इक्वेशन बन गया, तो ये आपका इंटरसेप्ट हो गया बेटा। तो यहां से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी 20 dB पर डेकेड के स्लोप की। स्लोप हो गया, समझे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला आ गया, और फेज आपका 90 डिग्री ही है। फेज यहां पे आपका 90 डिग्री है। ठीक है, फेज सेम रहा, आपका के आ जाने से इंटरसेप्ट बदल गया मैग्नीट्यूड प्लॉट का, एम एक्स प्लस सी हो गया। अब अगर एस की कोई पावर ले लेते, अगर मेरे बच्चों आप एस की कोई पावर ले लेते, तो आप अगर इसको मैग्नीट्यूड और एंगल में लिखना चाहते तो जे से बनेगा ना एंगल, मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, और एंगल जे की पावर पी है, तो जो भी पावर होती है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है। आपको पता है ना, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर रेज करते हैं तो मैग्नीट्यूड में तो पावर रेज हो जाती है, एंगल में वो पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए 90 डिग्री इंटू पी हो गया। अब जब आप मैग्नीट्यूड डीबी में निकालेंगे, 20 log के
ओमेगा की पावर पी करोगे, लॉग ऑफ ए बी इज लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अब ओमेगा की पावर जो पी है ना बेटा, वो बाहर आ जाएगी, 20p लॉग ओमेगा, और फेज जो है कितना आ गया, 90p। अब डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है आपका p क्या है। p बेसिकली क्या हो गया, इस टर्म का ऑर्डर हो गया ना। अगर आप एक तरह से ये सोचो, s की पावर p का मतलब क्या है, खुद बताओ। s की पावर p का मतलब है एक जीरो ओरिजिन पे जिसका ऑर्डर है p, एक जीरो ओरिजिन पे जिसका ऑर्डर है p। आप ये समझ सकते हो, जीरो एट ओरिजिन ऑफ ऑर्डर p। तो यानी ये डिपेंड करता है स्लोप कितना आएगा या फेज कितना आएगा, इसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि ये जीरो कितने ऑर्डर का बन रहा है। करेक्ट, जीरो कितने ऑर्डर का बन रहा है। अब देखो इंटरसेप्ट तो इसका अभी भी 20 log k बन रहा है। इंटरसेप्ट तो मेरे बच्चों इसका अभी भी 20 log k का बन रहा है। अगर आप P1 लेते हो तब तो स्लोप आएगा आपका 20 dB पर डेकेड। अगर P1 लेते हो तो स्लोप आएगा 20 dB पर डेकेड। अगर आप P2 लेते हो तो स्लोप आपका आएगा 40 dB पर डेकेड। अगर आप P3 लेते हो तो आएगा 60 dB पर डेकेड, इस टाइप से। ठीक है, ये P इक्वल टू 1, P इक्वल टू 2, इस तरह से बढ़ता जाएगा ना बेटा स्लोप। तो बेसिकली 20 में मल्टीप्लाई होता जाएगा, जो भी आपका ऑर्डर है ना वो 20 में मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये हो गया। ऐसे ही एंगल की बात अगर करें भाई, अगर P को 1 लोगे तो 90 डिग्री, P को अगर 2 लोगे तो 180 डिग्री, P को अगर बेटा 3 ले लोगे तो 270 डिग्री। तो फेज भी आपका उसी अनुसार बदलता जाएगा जो आपका P का ऑर्डरिंग है। 90 डिग्री, ये हो गया P इक्वल टू 1, P इक्वल टू 2। समझ गए भाई, P के अनुसार आप बदलते जाइएगा, P के अनुसार आपके ग्राफ बदलते जाएंगे। टाइप तो नहीं हुआ ना बेटा, ओरिजिन पे पोल देखते हैं ना टाइप के लिए, जीरो थोड़ी देखते हैं, जीरो थोड़ी देखते हैं। तो ये वाला आपका जनरल इक्वेशन हो गया भाई। ठीक है, ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया। अब आ जाओ पोल पे, 1/s, 1/s के लिए जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, क्या लिखोगे, 1/j ओमेगा। अब इसको मैग्नीट्यूड और एंगल में लिखो तो 1/j की वजह से -90। अब देखो सिद्धार्थ भाई, मैग्नीट्यूड के लिए मॉड ऑफ जी एच लेते हो, यहां मैग्नीट्यूड में हमको दिख रहा है 1/ओमेगा। अब भाई लॉग ऑफ 1/x जो होता है ना, या लॉग ऑफ x की पावर -1, वो माइनस लॉग x होता है। 1/x का मतलब क्या होता है, x की पावर -1। बेटा अभी जो टर्म्स ले रहा हूं उसमें एंगल 90 के मल्टीपल में ही आएगा ना विकास, अभी पूरा तो होने दो बोडे प्लॉट, समझ आ जाएगा क्या चलेगा। अब यहाँ पे फेज क्या होगा, -90। अभी जनरलाइज मत करो, अभी ये मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर में। अभी आप बस ये सोचो आपके सामने जो ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है उसका बोडे प्लॉट कैसे बनेगा। अब देखो सिद्धार्थ भाई आ गया अपने आप माइनस। तो माइनस कब आता है, जब डिनोमिनेटर में टर्म होती है, समझ गए। न्यूमरेटर में होती है तो अपने आप माइनस नहीं लगाना है तुमने। चलो
अब यहां पे देखिएगा बेटा, ओमेगा को अगर आप 1 रख देंगे यू विल गेट 0। ओमेगा को अगर आप 1 रख देंगे यू आर गोइंग टू गेट 0। तो ग्राफ तो आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा। एक नेगेटिव स्लोप की लाइन आप बनाएंगे, whose slope is -20 dB per decade। ये देखिए, और फेज के केस में क्या आएगा, -90 की एक लाइन। तो जब आप डिनोमिनेटर की बात करते हो यानी कि आप पोल्स की बात करते हो, तो वहां पे स्लोप, तो वहां पे आपका स्लोप माइनस में आता है, और जब आप जीरोस की बात करते हो, न्यूमरेटर की बात करते हो, तो वहां पे आपका स्लोप प्लस में आता है। ठीक है, यहां आ गया ना अपने आप माइनस। इसको भी जनरलाइज कर लो भाई, k/s जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा। अगले सेशन तक क्लियर हो जाएगा बोर्डे प्लॉट ड्रॉ करना, डोंट वरी। ये आया k/j ओमेगा, log ऑफ a/b, तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो आप यहां पे देख सकते हो ना, यहां पे क्या हो गया, यहां पे बेसिकली स्लोप हो गया -20। ठीक है, और ये बन गया आपका इंटरसेप्ट। फेज में कोई चेंज नहीं आया, फेज आपका आया -90 ही। फेज में कोई चेंज नहीं आया बच्चों। अब आप जब ग्राफ बनाओगे तो इस बार ग्राफ आप ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करोगे, इस बार क्या दिखाओगे, आप उसका इंटरसेप्ट दिखाएंगे। ठीक है, इस बार आप ग्राफ का इंटरसेप्ट दिखाएंगे। इस बार ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, इस बार ऐसे जाएगा। ये जो इंटरसेप्ट है ये हो गया 20 log के, और स्लोप क्या हो गया, -20 dB पर डेकेड, और फेज आपका वही रहा -90। और विकास भाई देखो, अभी मैंने एक फेज का अप्रोक्सीमेशन कराया था ना, उसमें देखे थे लीनियर आ रहा था। जिन लोगों को फेज में डाउट है नीचे वाला ग्राफ देखो, क्या हमेशा सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही आ रहा था क्या, बताओ। एक ग्राफ कराया हूं ना जिसके अंदर 2 टर्म थे। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, बेसिकली मैं आपको टर्म बाय टर्म बोर्डे प्लॉट बनाना सिखा रहा हूं, टर्म बाय टर्म। क्योंकि जब आप मल्टीपल टर्म्स के साथ डील करोगे, जब आप ऐसे ट्रांसफर फंक्शन के साथ डील करोगे जहां पे एक से अधिक टर्म्स हैं, तो सबका बोर्डे प्लॉट मिला करके तब आप एक सिंगल बोर्डे प्लॉट कंस्ट्रक्ट कर देते हो। ठीक है, तब आप सबका बोर्डे प्लॉट मिला के एक सिंगल बोर्डे प्लॉट कंस्ट्रक्ट करते हो। लेकिन वो अगले सेशन में आएगा, पहले बेसिक तो सीख लो। तुम लोगों को तुरंत ही उड़ना है? पहले बेसिक नहीं सीखना है, थोड़ा भी घिसना पड़ जाए ना बेसिक में, तुरंत कैसा सवाल आएगा, हमेशा ऐसे ही आएगा, कुछ डिफरेंट भी आएगा। फिर डिफरेंट आ जाए तो ये तो हमसे बना नहीं। ये देखो एंगल हो गया -90p। अब अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें,
ये ओमेगा की जो पावर है ये बाहर आ जाएगी ना, तो ये हो गया स्लोप, और ये क्या हो गया आपका इंटरसेप्ट। और एंगल कितना आ गया भाई, -90p। तो ये जनरल केस हो गया ना हमारा। यहां पे इसका मतलब क्या है बेटा, अब आप इसको कह सकते हो टाइप पी, आप इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो टाइप पी, है ना। पीएथ ऑर्डर का पोल है ओरिजिन पे, पीएथ ऑर्डर का पोल है बच्चों ओरिजिन पे, यू कैन कॉल इट टाइप पी। अभी कोई बच्चा टाइप बोल रहा था ना, ओरिजिन पे जीरोस नहीं देखते, ओरिजिन पे पोल से टाइप आता है। अब देखो यार, पहले आपने इंटरसेप्ट बना लिया, ये रहा। अब आप क्या कहेंगे कि अगर P1 है, अगर P1 है तो ग्राफ आपका ऐसे आएगा, -20 के स्लोप का। अगर P आपका 2 है तो ग्राफ थोड़ा ज्यादा टिल्टेड आएगा। अगर P आपका 3 है तो ग्राफ और ज्यादा टिल्टेड आएगा बेटा। इस टाइप से तो चलेगा। तो ये हुआ P इक्वल टू 1, 2 और ये 3। तो इसका स्लोप हुआ -20 dB पर डेकेड। ये आ गया। ये देखो ये फेज आ गया, है ना। ये बन गया। क्लियर हुआ ये बेसिक क्वांटिटीज का आपको बोडे प्लॉट। अभी तक आपने बस पोल्स और जीरोस देखे हैं ओरिजिन पे, और आपने क्या देखा, आपने कांस्टेंट टर्म देखी है। अब काय की एक्स्ट्रा क्लास बच गई, बस कल की एक बच गई। उसके बाद तो मेरे को लगता नहीं एक्स्ट्रा क्लास की अपने को जरूरत पड़ेगी। कल भी बस मशीन के असाइनमेंट करेंगे, पढ़ाने वाली कोई एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है। कंट्रोल में क्या होता है कि कंट्रोल में तो हमारा ऑन ट्रैक ही था ना, कल का ऑफ देना था, इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास लगाई है। ठीक है, चलो फिर। तो आपको ये बेसिक क्लियर हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा बेटा, ऐसी टर्म्स पढ़ाऊंगा जैसे 1+ht फर्स्ट ऑर्डर टर्म, सेकंड ऑर्डर टर्म, इन सब के बोडे प्लॉट पे बात करेंगे। अभी तक सिर्फ ओरिजिन वाली टर्म्स की बात हो रही थी, भले ही जीरो पे जीरोस हो आपके ओरिजिन पे या पोल्स हो, लेकिन ओरिजिन पे ही बात कर रहे थे। अब बात करेंगे पोल्स एंड जीरोस की जो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, इन चीजों पे बात करेंगे। रौनक भाई इसमें क्लियर ना होने वाला चीज क्या है बताओ? ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, अभी तक तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आया नहीं। और बोडे प्लॉट एक्चुअली सिंपल टॉपिक है, बोडे प्लॉट टफ नहीं पड़ता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें कितना सिंपल तो मैथमेटिक्स है, इसका एस की जगह जे ओमेगा रखा, मैग्नीट्यूड और एंगल में तोड़ा। मैग्नीट्यूड और एंगल में तोड़ना भी रूट लोकस में सिखा चुका हूं मैं तुम्हें ऑलरेडी, है ना। और उसके बाद बस ग्राफ बना दिया। ग्राफ में बस ये याद रखो, चाहे तो ऐसे कर लिया करो, लॉग ओमेगा को एक्स लिख लिया करो, तो आपको y इक्वल टू mx प्लस सी वाला दिख जाएगा।